Fine. Extract the full form that it is an electromotive force. What is EMF? क्या था बायो में? हाँ क्या था? ओके, केमिस्ट्री में भी आ गया। क्या था केमिस्ट्री में? यही जो तुमने बताया। ये ताकि टू इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब उनसे करंट पास ना और स्टैंडर्ड कंडीशन में कह सकते हैं कि ईएमएफ। चलो फिजिक्स में समझते बहुत अच्छे से, राइट? फाइन. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स. ये फोर्स नहीं है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इसको नाम दिया गया है फोर्स का, बट इट इज नॉट अ फोर्स. Go and Google search why it is not a force and it is named as EMF. कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, देख लेना. Electromotive force is not even a force. It is the concept of potential difference. Now see how. सेल देखा? सेल में या साइड में एक वैल्यू लिखी रहती है हमेशा, चाहे तुम छोटा वाला लो, चाहे तुम बड़ा वाला लो, या बैटरी लो 5000 वोल्ट, इसमें लिखा रहता है 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट. सेल में लिखा रहता है 10 वोल्ट, राइट? देखा है कि नहीं? सबने देखा है? दिस इज कॉल्ड EMF. ये क्या है? अगर सेल के अक्रॉस मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट करूं, this voltmeter will give me the value of 10 volt. ये वोल्टमीटर मुझे कितने की वैल्यू देगा? 10 वोल्ट, राइट? इस सेल से मैंने क्या किया? वोल्टमीटर कनेक्ट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट. ठीक, तो अगर across the terminals of the cell, just अच्छे से सुनना क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, राइट? इट हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस. Across the terminals of the cell, what is the potential difference now? 10 वोल्ट. कितना होगा? कितना है? 10 वोल्ट. आपने जब टर्मिनल ऑफ द सेल से वोल्टमीटर को कनेक्ट किया, यू गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट. दिस इज कॉल्ड EMF. ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? EMF. अब मैंने इस सेल से एक कंडक्टर को क्या कर दिया? कनेक्ट, एंड द सर्किट इज कंप्लीट. यहां कहीं क्या लगा दो कि जब तक ये की ओपन थी तो आपका वोल्टमीटर कितना बता रहा था? 10 वोल्ट. करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं. सर्किट इज ओपन, राइट? Potential difference across the terminal of the cell is 10 volt. जैसे ही आप अपनी की को क्या करोगे? क्लोज. Now the current starts flowing. इस केस में अब आप अगर वोल्टमीटर की रीडिंग देखोगे तो क्या हो जाएगी? ये रीडिंग कम हो जाएगी. Now it will show 8 volt or 6 volt. Now the potential difference across the terminal of the cell is called terminal potential difference. क्या कहलाएगा? Terminal potential difference. We are studying about the two concepts. Number one, the potential difference across the terminal of the cell when the circuit is open, or when no current is drawn from the cell. Cell से कोई करंट ले रहे हो क्या? नहीं. In that case, the potential difference across the terminals of the cell is called electromotive force or EMF of the cell. Number two, the potential difference across the terminal of the cell when the circuit is closed or current is drawn from the cell is called
terminal potential difference. Right? Number 2, अभी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन सब देखते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? टर्मिनल. जब भी आप 10 वोल्ट का सेल लगाते हो तो वो सेल कभी भी सर्किट में 10 वोल्ट नहीं देता, हमेशा उससे क्या देता है? कम. सेल की क्षमता है 10 वोल्ट देने की, बट हाउ मच पोटेंशियल इट विल गिव टू द सर्किट? Either 8, 7, 6, 5 or whatever. But it will never give the 10 volt. That 10 volt is a constant value for any cell. So EMF is not changed. EMF will not change. EMF is the property of the cell. It is constant for a particular cell. आपके सेल पे हमेशा 10 वोल्ट लिखा रहता है. हो सकता है कि आपके सर्किट में 10 वोल्ट ना जा रहा हो, 8 जा रहा हो, 7 जा रहा हो. तो सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. एक्चुअल में जो सेल का ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है. तो अगर बेसिक्स देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन or when no current is drawn from the cell is called EMF. And the potential difference across the terminals of the cell when the circuit is closed or current is drawn from the cell is called terminal potential difference. Definition number 2. अगर इस सेल को सेल जैसा बनाया जाए, right? These are electrodes. एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव. अगेन टेक पॉइंट ए, टेक पॉइंट बी. So EMF is defined as the work done to move the unit positive charge from one terminal of the cell to the other when the circuit is open is called EMF of the cell. कैसे डिफाइन करते हो पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यहां पे अपन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? मूव. इलेक्ट्रोलाइट में एक प्लेट से दूसरी प्लेट. So I can define here also work done to move the unit positive charge from one terminal of the battery to other terminal when the circuit is open. It's called EMF. किसके टर्म्स में डिफाइन कर दिया? वर्क डन. Another definition of EMF. तो EMF क्या है? सेल का कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब आपने उस सेल को किसमें लगा दिया? सर्किट. Your V is always less than E. आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा E से कम होगा. E से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं. जनरेट कहां से कर रहे हो? सेल से. तो कहीं और से ले आओगे क्या? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल? सेल. तो कभी भी 100% पोटेंशियल सर्किट में नहीं जाता. इट मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is always less than the EMF of the cell. Hence the two concepts. EMF, terminal potential difference. Yeah. कोई दिक्कत नहीं? अब देखो सेम. हाँ वही रिड्यूस होगा. हाँ पैरेलल में है ना, वही रिड्यूस होगा लेकिन जाएगा. नंबर 2. अब आता है कॉन्सेप्ट किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस. कोई भी सेल है, उस सेल में है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स. These electrolyte and electrode will offer some opposition to the flow of current inside the cell. कोई दिक्कत नहीं.
भी कंडक्टर हो उसका रेसिस्टेंस होता है, सेल भी तो कंडक्टर है, उसका भी रेसिस्टेंस होगा, उसको क्या कहेंगे? इंटरनल रेसिस्टेंस, स्मॉल आर। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर। इंटरनल रेसिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट by the electrolytes or electrodes of the cell. सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड वहां पे एक ऑपोजिशन क्रिएट करेंगे फ्लो ऑफ करंट को, राइट? वो ऑपोजिशन क्या कहलाएगा? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अभी तक जो हम सेल को ऐसे बनाते थे, इसका प्रॉपर डायग्राम ये है। This is your cell with some internal resistance R, right? ये आप अभी तक देखते आ रहे थे, ये आप अब देखो, because we have introduced the concept of internal resistance. सबसे बेसिक्स में समझो तो हर कंडक्टर का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, सेल का भी होगा। सेल के रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे? स्मॉल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर? This internal resistance depends on many factors. आपने देखा होगा, आप सेल को घड़ी में लगाओ, 2 महीने बाद वो सेल खराब तो नहीं है। टाइम के साथ सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। उनकी कॉपर प्लेट्स जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई हैं, कभी तो खराब होंगी, कभी तो उनमें जंग लगेगी, right? So internal resistance of the cell increases with time, so that your cell is not permanent. है क्या कोई सेल परमानेंट? नहीं। एक टाइम के बाद आपको कोई भी बैटरी रिचार्जेबल, चार्जेबल कुछ भी हो, आपको वो बदलनी पड़ती है, क्योंकि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। So this internal resistance depends on the nature of electrolyte and electrode. किस पे डिपेंड करेगा? इसके नेचर पे। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नंबर 1। किस पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेसिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, it is directly proportional to the concentration of the electrolyte. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस। नंबर 3, with increase in temperature, internal resistance decreases. क्या होगा? डिक्रीज। अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? कम। इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, ध्यान है रेसिस्टिविटी का रिलेशन 2 दिन पहले ही पढ़ाए थे, राइट? सो इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द इंटरनल रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। तो 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरे के इनवर्स। नंबर 4, it is also inversely proportional to the area of the plates immersed into the electrolyte. मतलब कि जितना ज्यादा एरिया इस प्लेट का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगा, उतना ही कम क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इंटरनल रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, area of plates dipped into the electrolyte, right? जितनी ज्यादा प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उतना ज्यादा इंटरनल। अब ये मत कहना कि पूरी दबोगे, जितनी ज्यादा दबोगे उतना ज्यादा रस्टिंग होने के चांसेस रहते। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दबो देंगे तो सबसे ज्यादा फ्लो हो जाएगा, मतलब का नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल यूज है क्या? नहीं। आपने केमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल्स वगैरह पढ़े हैं, प्लेट्स कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बाहर निकलना जरूरी है, राइट? सो हाउएवर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स इमर्स्ड, बट आप पूरी नहीं डुबा सकते।
देयर इज अ सर्टेन लिमिट, जिस हद तक आप दबाओगे तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता जाए, राइट? सो देयर आर 4 फैक्टर्स on which internal resistance depends. Number 1, distance between the plates. Number 2, concentration of the electrolyte. Number 3, temperature. Number 4, area of plates immersed. Clear? Crystal clear? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लिखिए। टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता दीजिए। एक कर क्या पूछो पहले 4 तक पूछते हैं। चलो, तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बता दीजिए एक और बार। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बेटा इलेक्ट्रोलाइट याद है, 2 दिन पहले पढ़ी थी। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट की केस में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है? रेसिस्टेंस कम होता है कि बढ़ता है? शाबाश, जल्दी। क्या भैया? अरे क्या भैया, आवाज नहीं आई क्या? इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण आपका फ्लो ऑफ आयंस बढ़ता है। तो जब आप कॉपर प्लेट से वायर को कनेक्ट करोगे और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सेल्स के अंदर आपका क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। सो द सेल विल कंडक्ट मोर, सो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। अच्छा भैया, ठीक है। हाँ दीपेश, क्या कह रहे? ईएमएफ। हाँ, तुम बाद में ज्वाइन हुए थे क्या? शुरू से है, वो समझ नहीं आया अभी तक। समझ? ईएमएफ, ये सेल है, एक सेल के ऊपर एक वैल्यू लिखी रहती है 10 वोल्ट। दिस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। ये सेल में अगर तुम वोल्टमीटर लगाओगे, दिस वोल्टमीटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट, राइट? लेकिन अगर इस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए, नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब जब आप वोल्टमीटर की वैल्यू निकालोगे या वोल्टमीटर से वोल्टेज की वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट। आपको अब 10 वोल्ट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। मतलब कि अगर यह सर्किट ओपन है, बातें मत करो प्लीज, ये सर्किट ओपन है तो अब आपका सेल का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट ही है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, राइट? तो आपका वोल्टमीटर इतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। आपने जैसे ही की को क्लोज किया, नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब अगर आप सेल्स के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल निकालोगे तो यू विल गेट सम लेस वैल्यू of 8 volt or 9 volt, but you will never get 10 volt. That is called terminal potential difference. And first one, when the circuit is open, is called EMF. तो EMF जो रहता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है किसका? सेल का। सेल की क्षमता क्या है? EMF है। सेल 10 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये सर्किट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है। तो वो सर्किट जब भी क्लोज होगा हमेशा 10 वोल्ट से कम पोटेंशियल क्या करेगा? यूज, राइट? तो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज कॉल्ड ईएमएफ, नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हेन द सर्किट इज ओपन द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ एंड ऑलवेज देन ई। अब ये क्यों यूज नहीं होता है पूरा? उसका रीजन ये है कि आप जैसे ही करंट फ्लो करोगे तो ये सेल के पास भी अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है।
सेल क्या करता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां कर देता है, जो कि आप वोल्टमीटर में काउंट नहीं कर पाते. सो योर वोल्टमीटर विल नाउ गिव द न्यू वैल्यू, जो वैल्यू आपकी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर पे पहुंची. यहां से अगर करंट जाएगा तो ये आईआर हो जाएगा. ये आईआर शो करता है आपका वोल्टमीटर. बाकी तो बाकी का जो 1 या 2 वोल्ट का पोटेंशियल था वो क्यों नहीं आया, वो कहां गया? इट ड्रॉप्स अक्रॉस दिस इंटरनल रेसिस्टेंस. So that's why V is always less than E. Clear? भैया ये इंटरनल रेजिस्टेंस पहले क्यों नहीं था? तो जब मतलब सर्किट ये इंटरनल रेसिस्टेंस पहले भी था, लेकिन इस इंटरनल रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो रहा था. तो ये था, इसके साथ उस सेल की क्षमता थी 10 वोल्ट की. जैसे ही करंट फ्लो हुआ तब जाके वोल्टेज ड्रॉप हुआ. करंट फ्लो नहीं होता तो उस रेसिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है. आप जैसे ही कनेक्ट करोगे वो 10 वोल्ट शो कर देगा पोटेंशियल. जब आप इसको कनेक्ट, फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, अगर जैसे ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है फिर उसके अंदर? करंट फ्लो, अरे मतलब बेटा आप इस सर्किट का यहां से वोल्टेज निकाल रहे हो. करंट तो जब फ्लो होगा जब आप उसको सर्किट में लगाओगे. यहां से तो आप सिर्फ सेल का निकाल रहे हो, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा जितना उसका है, अनटिल अनलेस उसको तुम बैटरी से कनेक्ट ना या सर्किट से कनेक्ट ना करो. अब आपने जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया तो अब ये 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिकॉज ये 10 में जाती कुछ ना कुछ 8 या 9 जाएगा, बढ़ जाएगा. हाँ भैया. बोलो. सर अगर इसमें सॉल्ट ब्रिज करेक्ट कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज को करेक्ट किया तो न्यूट्रलाइज कर देता है आयंस को, है ना? न्यूट्रलाइज तो उससे भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कॉज तो आयंस के जाते हैं. हाँ तो ठीक तो, अरे रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ना. तो फिर तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, करेक्ट क्यों करेगा? हाँ उसका तो क्रॉस सेक्शन नहीं आएगा. कहां से, कहां पे, एक्सटर्नल में कि सेल के अंदर? सेल के अंदर जो ऑलरेडी कांस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन था वो तो है ही ना, जो स्मॉल आर था वो तो है ही. जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल थी वो करंट फ्लो होने से चेंज होएगी क्या? नहीं, तो वो तो ऑब्स्ट्रक्शन देगा. उसके अक्रॉस जब करंट फ्लो करोगे तो होता रहेगा. हाँ बोलो. पूछो पूछो. निकाल देते तो भैया जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या करंट में से जो निकलने वाली वैल्यू करंट वैल्यू की पहुंच जाएगी? नहीं बेटा, ये देखो सेल की बेटा प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है. इसके बाद आपका जो करंट निकला आई दैट वुड बी कांस्टेंट. ना ये आई आपका चेंज नहीं होगा. ये पूरे के पूरे केस में एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा. राइट नाउ दिस इज फिक्स्ड. नाउ इट डिपेंड्स ऑन दिस आर कि यहां पे कैसे कैसे आई यूज हो रहा है. अगर मान लो 2 रेसिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में तो इट विल डिवाइड इनटू I1 I2. 3 लगा दिए I1 I2 I3. बट दिस आई इज सेम जो आपका सेल से निकला है. नहीं भैया वो जो 10 वोल्ट का था उसमें कुछ और हाँ. बताता की वैल्यू कुछ और ही आती, पर अब अभी अपन हाँ. कनेक्ट कर दिया है तो कुछ और आने हाँ. लगी. तो उसके कंपैरिजन में 10 वोल्ट वाले के कंपैरिजन जब देखो, हाँ ठीक है, जब तुम, हाँ तो जो करंट जब वो 10 वोल्ट के टाइम पे बता रहा था उसका कोई यूज नहीं है. जब आपने उसको सर्किट में कनेक्ट किया तब जाके उसका करंट आपने निकाला. बिकॉज ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, जब आप किसी सर्किट को कंसीडर करो. V is directly proportional to I for a closed circuit, right? तो जो आपका I बाद का है you will consider that only. और भैया आपने बताया कि ओपन सर्किट में अपन निकाल रहे हैं V की वैल्यू, तो क्या भैया ओपन सर्किट में निकाल सकते हैं अपन ऐसे? बिल्कुल. तुम एक काम करना, लैब में जाना, एक सेल में वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल से सेल कनेक्ट कर देना. योर वोल्ट मीटर विल शो 10 वोल्ट. हाँ भैया. और भैया वो पोटेंशियल डिफरेंस की आपने बताई थी कि ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है,
पर भैया डिफरेंस तो अपन तब निकालेंगे ना जब दोनों एंड्स पे अलग अलग वैल्यू होगी। यहाँ तो हाँ। कनेक्टेड भी नहीं है सर्किट। हाँ हाँ, ये तो तुम बेसिक्स का पूछने लगे। ये ए है, ये बी है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB है। वो हमेशा अपन पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट में पढ़ते हैं। अब हर बार इंफिनिटी से लेके नहीं आएंगे चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहने लगेंगे। सो VAB इज 10 वोल्ट। अच्छा, मतलब यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं होगा ना? हाँ, वो डिफरेंस ही होगा। चलो अब देखो, हाँ पानी है तो लगेगा, डाउट्स देखो। सेल्स, a cell is a device. A cell is a device which provides the necessary potential difference to an electric circuit, to maintain the continuous flow of current, line change, para change. A cell consists of two rods or plates. अरे रॉड होती ना, rods or plates called electrodes, which are dipped in chemical solution called electrolyte. ब्रैकेट में ऐसे बना लो अभियाल, साइड हेडिंग EMF। भैया क्या बनाना है? ये बनाओ, ये सिंबल, फिर ब्रैकेट में सॉरी नेक्स्ट हेडिंग EMF, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये साइन यहां बनाना था, यहाँ पे मतलब ये सेल का साइन है, समझ रहे हो? हाँ यहां बना दो। EMF of a cell may be defined as the potential difference between the
terminals of the cell, between the terminals of the cell, when no current is drawn from the cell, ब्रैकेट में I dot E, circuit is open. Circuit is open. राइट, ये डायग्राम बना सकते हो? अब बना सकते हो। एक की बना ले मेरे। भैया ये इलेक्ट्रोलाइट तो अलग अलग सॉल्यूशंस में रहते, लेकिन हाँ बेटा, अलग अलग सेल्स में अलग अलग आपने पढ़े होंगे ना सेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट? पर भैया उसमें तो अलग अलग भी कर लेते हैं ना, इसमें क्या लेते थे अलग अलग? हर एक इलेक्ट्रोड को अलग अलग भी करना है। हर एक को क्या? एक इलेक्ट्रोड को एक बीकर में, दूसरे को दूसरे में। अच्छा बीकर, हाँ तो यहाँ पे एक में ले सकते हैं। तो अब बहुत है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इलेक्ट्रोलाइट्स की बढ़ जाती है ना, और अच्छा सेल बनाया तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, एक बनाना एक में ले लो। हाँ, ओ आर और द वर्क डन, हाँ ईएमएफ की अगली डेफिनेशन। इसके बाद जो डेफिनेशन आपने लिखी है उसके बाद लिखो और दूसरी डेफिनेशन, द वर्क डन बाय अ सेल, द वर्क डन बाय अ सेल टू ब्रिंग unit positive charge, to bring unit positive charge from one terminal to the other terminal, of the cell, is called EMF of the cell. EMF of the cell is called EMF of the cell. ब्रैकेट में लिख लो सर्किट इज ओपन। नंबर 2, सॉरी साइड, नहीं
लाइन चेंज करके लिखो, EMF is the property of the cell. EMF is the property of the cell. EMF की SI यूनिट क्या होगी भूमि? What is the SI unit of EMF? लिखिए, SI यूनिट वोल्ट। SI यूनिट वोल्ट। साइड हेडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसी डेफिनेशन ऊपर लिखी है, मे बी डिफाइंड एज, सेम नीचे लिख लो। जहां पे सर्किट इज ओपन लिखा है वहां पे क्लोज लिख लो, राइट। और व्हेन करंट इज ड्रॉन लिखा है, नहीं, नो करंट इज ड्रॉन लिखा है, वहां पे लिख लो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कुछ नहीं होगा, ओपन की जगह क्लोज हो जाएगा और नो हटा देना। हाँ, एक लिख लो, दूसरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी एक ही लिख लो काफी है। डन। ब्रैकेट में आ जाएगा सर्किट इज क्लोज। साइड हेडिंग आगे तक क्यों लिखा है? क्या कह रहे हैं? मे बी डिफाइंड एज क्यों लिखा है? बेटा वो डेफिनेशन लिखने का तरीका है, इज डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, कोई डिफरेंस नहीं कि शायद ऐसा हो, नहीं, उसका मतलब ये नहीं रहता। यू कैन राइट डेफिनेशंस इन दिस फॉर्म आल्सो, बस, और कोई इसका वो नहीं। चलो, नेक्स्ट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस it is defined as the opposition offered by an electrolyte or electrodes or नहीं, end आएगा, end electrodes of a cell to the flow of current through it full stop, denoted by small r, line change mainly depends on
mainly depends on the nature of electrolytes, the nature of electrolytes and electrodes and electrodes. Full stop. ऐसा यूनिट तो वही होगी ओम, राइट? लिखो साइड हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस. Factors affecting internal resistance. Number one, बोले, it is directly proportional to the distance between the electrodes, to the distance between the electrodes. Number two, directly proportional to the concentration of the electrolyte, to the concentration of the electrolyte. क्या मंशा कहाँ है? Number three, inversely नहीं एक मिनट. Number three, internal resistance decreases. Internal resistance decreases with increase in temperature. With increase in temperature. Number four, inversely proportional to the area of the plates, immersed in electrolyte. Immersed in electrolyte. Immersed की IMMERSED, immersed, dip. ठीक है? Now comes the mathematics या formula, relation between E, V and R. भैया बेटा पूछो. फिर थर्ड फैक्टर समझ नहीं आया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है कि वो असिस्ट करती है करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे. टेम्परेचर बढ़ाने से ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट की कि वो असिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट पे. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे फ्लो ऑफ करंट को असिस्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के कारण, तो वहां पे करंट बढ़ेगा. और भैया एक और डाउट था कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो तो होती हैं एक्वस स्टेट में. अगर ये जो सेल्स बनाती है सॉलिड में होती हैं तो फिर आयोनिक कंपाउंड्स कैसे वो कर देते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? तुमने सेल को कभी तोड़ा है? हाँ, वो सॉलिड ही होती है. उसके अंदर तुम्हें लिक्विड नहीं मिला इलेक्ट्रोलाइट का टर्मिनल्स के बीच में? हाँ लिक्विड रहता पर मेनली तो वो सॉलिड रहता है.
तो मेनली बट वो लिक्विड ही तो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा. हाँ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में हो ही नहीं सकती, कंडक्ट ही नहीं करेगा. देयर ऑलवेज अ लिक्विड इनसाइड द सेल. बनाए. भैया कौन सा सेल ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, 2 इलेक्ट्रोलाइट वाला या 1 इलेक्ट्रोलाइट वाला? बेटा वो आपको केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा. डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल. आई डोंट नो. यहाँ पे आपको सेल्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो आपको पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है. यहाँ पे आपको सेल का यूज है बस. दैट यू हैव टू चेक इन द इलेक्ट्रोलाइट की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑन विच इट डिपेंड्स द वर्किंग. बना कल सुस्ता रहे. स्केल नहीं लाए तो हाथ हमने स्केल से बनाओ. तो वहां तेरे अच्छा समझ में नहीं आया तेरे में. दिस इज जस्ट अ हलवा पूरी. लो जी मतलब डेरिवेशन देखो. टोटल करंट आई है राइट. अगर मान लो ओपन है इन केस, तो व्हेन द की इज ओपन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज कॉल्ड ई राइट. सर्किट को क्लोज कर. ठीक है. Now, total current flowing through the circuit, I is equals. पहले लिखते थे अपन V अपॉन R, क्योंकि हमने सेल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी. We only know about this V, that is terminal potential difference और potential difference across the ends and R. अब हमें पता है एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है R. और अगर टोटल वोल्टेज कंसीडर किया जाए तो वो क्या है E. तो आई कैन ऑल्सो राइट I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R राइट. मान लो जब आपका पुराना वाला केस कंसीडर किया जा रहा था उसमें आप V के बारे में जानते थे तो आप लिख देते थे कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. अब सेल के अंदर की कलाकारी के बारे में जानते हो राइट. तो अगर मैं यहां R में R ऐड कर रहा हूं तो आई हैव टू कंसीडर द टोटल पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड नॉट 8. अगर 8 के फॉर्म में कंसीडर करता तो ये R नहीं होता. तो देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग इट. माना कि ईएमएफ कब है, समझो इतना सिंपल नहीं है राइट. ईएमएफ कब है जब आपका सेल ओपन. मान लो दूसरा तरीका ईएमएफ समझने का क्या है कि आप सेल के अंदर का भी आईआर क्या कर लो कंसीडर, तो तुम्हारा टोटल पोटेंशियल बन जाएगा. जो मैं दीपेश तुम्हें बता रहा था कि आपने जो नीचे का आईआर है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ रखा है बेटा. तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ V की मिल रही है. दैट इज द मेन पोटेंशियल डिफरेंस. वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट मीटर काउंट नहीं कर रहे हैं जब आपका सर्किट कंप्लीट है क्लोज है. तो आपको 8 वोल्ट शो कर रहा है, 10 वोल्ट शो नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस R. इसकी वैल्यू आपको वोल्ट मीटर शो कर रहा है. जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं था, इनकम्प्लीट था, तो आप सीधा का सीधा सेल में कनेक्ट कर दे रहे थे वोल्ट मीटर को, तो वो 10 वोल्ट आपको सीधा सीधा समांसन बता दे रहा था. फिर करंट का इंट्रोडक्शन होने के बाद सर्किट में और कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई जिसके कारण आपका सिर्फ V इज इक्वल्स टू IR शो कर पा रहा है वोल्ट मीटर. बाकी बात यहां यह है कि अगर आप EMF निकालो दैट इज द टोटल पोटेंशियल,
तो वो क्या हो जाएगा, एक तो इसके अक्रॉस जो है और एक इसके अक्रॉस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में आप इसको कंसिडर नहीं करते, तो आपका जो V था वो IR था, या जो I था वो V अपॉन R था। अब आपका I क्या बन जाएगा, E अपॉन R प्लस R लिख सकते, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू IR प्लस IR, ठीक। ये R प्लस R इसीलिए लिखा क्योंकि दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में, राइट। सो आई राइट R प्लस R, IR प्लस IR। V इज इक्वल टू IR होता है सिंस, राइट। तो आई कैन राइट E इज इक्वल टू V प्लस IR, और आई कैन राइट V इज इक्वल टू E माइनस IR. From this equation, you can say that terminal potential difference is always less than E. कह सकते हो कुछ, मैथमेटिकली देख के भी कह सकते हो कि the terminal potential difference is always less than E. देखो कुछ माइनस कर रहे हो E में से, तब जाके क्या मिल रहा है, so the concept of terminal potential difference, and this is the relation between E, V and R. राइट। एक और इसमें साथ में छोटा सा डेरिवेशन किया जाता है, दूसरा डेरिवेशन है डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। वो कैसे, I इज इक्वल टू होगा E अपॉन R प्लस R, राइट। अगर I ये है, आई कैन राइट V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा E R अपॉन R प्लस R, लिख सकते हो बिल्कुल। सेम इक्वेशन को आप लिख सकते हो E अपॉन V इज इक्वल टू, किसको सेपरेट कर रहे हो, स्मॉल r को। किसके लिए रिलेशन निकाल रहे हो, स्मॉल r, तो उसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, E अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R, R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R हो जाएगा सेपरेट। देखो E अपॉन V इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन R, आ गया स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r हो गया E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो निकाल तो इससे भी सकते थे, देखो ये भी तो वही है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, बात तो वही है। बट क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, डिराइव द रिलेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो R इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस 1 R, क्लियर मैथमेटिक्स। हाँ, V इज इक्वल टू IR, ये I की वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू R लिखा ऑलरेडी और I की जगह ये लिख दिया है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R था, ठीक है। मैंने लिखा वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, ये I की वैल्यू उठा के यहां I की जगह रख दो, तो रख दी। V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, साथ में क्या है R, क्लियर। टू रिलेशंस, V is equals to E minus IR and R is equals to E upon B minus 1. लिखिए, कंसिडर a cell of EMF, a cell of EMF capital E and internal resistance
small r connected to an external resistance capital R, connected to an external resistance capital R. Full stop. Line change. When the key is closed, comma, current drawn from the cell is given by I is equals to E upon R plus R. क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा स्टेप बस लिखना, स्टेप 1, स्टेप 2, इसके बाद रुक जाना. This step and this step. Since terminal potential difference is equal to the potential difference across capital R, is equal to the potential difference across capital R, then V is equals to IR. Then V is equals to IR. It implies that, मतलब साइन बनाना है और बाकी के दो स्टेप. IR की जगह कैपिटल V लिख दिया, बस साइड चेंज कर दी. This shows that terminal potential difference is always less than EMF. Terminal potential difference is always less than EMF of the cell, EMF. स्पेशल केस में अगर आपका सर्किट ओपन है, मतलब I इज इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? E. मतलब अगर सर्किट ओपन है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या बन जाएगा? EMF. वही तो बात है, सर्किट ओपन है तो V इज इक्वल्स टू E. द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF. लिख लो. इफ I इज इक्वल्स टू 0, if I is equals to 0, capital V is equals to capital E. I dot E TPD, terminal potential difference,
is equal to the terminal potential difference is equal to the EMF of the cell, EMF of the cell when the circuit is open. When the circuit is open. भैया हाँ, ये अपन ने डेरिवेशन में ई क्यों लिया है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, जबकि सर्किट क्लोज है अगर तो वहां वी लेना चाहिए ना। हाँ, तो अगर सर्किट क्लोज होगा और आप V लोगे तो फिर उसमें आप V इज इक्वल्स टू क्या लेते हो, आई आर लेते हो, आई आर प्लस आर नहीं लेते। मैं वही कह रहा था, अगर मान लो करंट निकाल रहे हो V अपॉन आर से, तो फिर ठीक है, यहां पे V ले लो। अगर आपने इस V को E से चेंज कर दिया तो ये R प्लस आर हो जाएगा, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन पढ़ रहे थे वो अधूरा था, राइट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट की वैल्यू आप V से निकाल रहे थे, उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो अगर आप ईएमएफ से निकालना चाहते हो, माना कि ईएमएफ की वैल्यू ओपन सर्किट के लिए है, बट यू कैन ऑल्सो डिफाइन ईएमएफ फॉर अ क्लोज सर्किट इन द सेंस कि आप नीचे वाला पोर्शन भी कंसीडर करो आई आर, और ऊपर वाला पोर्शन भी कंसीडर करो कैपिटल आर। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आप लिख सकते हो कैपिटल ई के फॉर्म में भी। तो यहां पे मैंने V अपॉन आर प्लस आर लेता तो ये गलत हो जाता है। फिर आप V अपॉन आर लो, बिकॉज इफ यू डोंट नो द ईएमएफ यू डोंट नो द इंटरनल रेसिस्टेंस। और अगर आपको स्मॉल आर की फॉर्म में लिखना है तो फिर यहां आपको 10 वोल्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज ई। तो भैया अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो भी सही था। हाँ, वो भी सही था, वो भी सही था, क्योंकि उसमें अपन दोनों चीजें भूल रहे थे, ना तो हमारे लिए ईएमएफ पता था ना ही आर। तो ठीक है, हम आई को V अपॉन आर से निकाल रहे थे, हाँ भैया। है ना। लिखिए, डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। ये भी स्पेशल हाँ, डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो, देख लो कैसा लिखना, सब जन देख लो, इधर लिख लिया, इधर देखो, लिखना पहले W के टी आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। फिर लिखना ऑल्सो V इज इक्वल्स टू आई आर, शुरू करके यहां तक खत्म, और कुछ नहीं। W के टी आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ऑल्सो यहां से लेके यहां तक। डन।
चले, हाँ, तो ई और आर के बीच के बताएंगे गर्ल्स और वी और आर के बीच से बताएंगे बॉयज। शाबाश। किसी को भी एक आध कोई भी लड़की में जिसको पता हो, व्हाट शुड बी द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर? सोच लो अच्छे से। जब तक वी और आर के बीच का सोचो आप लोग, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। Here V is the potential difference, that is the terminal potential difference, right? तो वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाने लगना कि आपका R जो है वो V और I पे डिपेंड ही नहीं कर। समझ रहे? फालतू ज्ञान मत लगाना। जो अभी सेल्स के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, उस बेसिस पे पता करो कि अगर कांस्टेंट करंट के लिए वोल्टेज की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई जाए या कम करी जाए। दूसरा चीज, ईएमएफ के साथ आपको रिलेशन निकालना है आर की। इसका कैसा बनेगा? ऐसा सब कैसे बन रहा? मन तो ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ना, निकाल के जरा जाओ। स्ट्रेट सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ये वाला एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन देगा। हाँ, कुछ कह रही थी बेटा अमृता? सर मैं बोल रही थी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कौन मतलब यही बोल रही थी जो बनाया है रेशो? हाँ यही वाला। ओके। हाँ हाँ, इन्वर्सली। हाँ क्या? हाँ सॉरी, EMF of the cell is the property of the cell. It doesn't depend on capital R. E तो सेल का 10 है तो 10 है। तुम किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट करो, जो सेल के ऊपर लिखी हुई वैल्यू है वो मिट जाएगी क्या? वो कम हो जाएगी क्या? 5000 वोल्ट की बैटरी 2000 की बन जाएगी? वो तो भाई 5000 की रहेगी ना। तो EMF is a constant value. It doesn't depend on capital R. इसका बताओ बॉयज, ऐसा तुम बताओगे? ओके, तुम बताओ। अरे यार, कैसा ऐसा? जल्दी बताओ लड़का। ऐसा ऐसा? तुम कैसा कह रहे हो कि लड़की क्यों? तुम लोग क्या कह रहे हो? एक्सीलेंट क्वेश्चन। It would be straight line. V is directly proportional to R. Who will define? Vedant? Yes. Why the graph will be straight line? Very good, very good, very good. It depends on the potential drop. Excellent. The concept is, आप मुझे ये बताओ कि तुम समझ लो ये ग्राफ इतना सिंपल नहीं है। ये तो ठीक है, इसको सुन लो अच्छे से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कहानी ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। आपने एक सर्किट में एक सेल लगाया जो कि था 10 वोल्ट का। तुमने उसमें एक कंडक्टर कनेक्ट किया जिसका रेसिस्टेंस था 10 ओम। उसी सेल से आपने दूसरा कंडक्टर कनेक्ट किया जिसका रेसिस्टेंस था 20 ओम।
10 ओम के रेसिस्टेंस पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि 20 ओम के? 20 ओम के। कौन से रेसिस्टेंस में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 20 ओम। अगर 10 ओम के रेसिस्टेंस से और 20 ओम के रेसिस्टेंस से दोनों से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करना है तो किसको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा? इसको। तब जाके कांस्टेंट करंट ऑफ 10 एम्पियर दोनों में से फ्लो कर सकते हो। So if you are increasing the resistance, then the value of V automatically increases. So V is directly proportional to R. Because जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे potential drop across that R बढ़ेगा। Good, right? बनाइए दोनों ग्राफ आजू बाजू में, एक ये इसके बाजू में ये। ये रीजन क्या क्या लिख देना दोनों के? लिखवा रहे बेटा, लिखवा रहे। EMF of the cell, EMF of the cell does not depend on, EMF of the cell does not depend on external resistance, capital R, connected across the cell. External resistance, capital R, connected across the cell. First off, line change. On the other hand, terminal potential difference, capital V, is directly proportional to R, capital R, because if R increases, comma, potential drop across the resistor, if R increases, comma, potential drop across the resistor also increases, for constant current,
भैया ये पोटेंशियल ड्रॉप समझ में नहीं आया। पोटेंशियल ड्रॉप देखो, अभी तो समझाया। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है, जैसे मान लो तुमने दो कंडक्टर लगाए, एक घड़ी एक रिमोट, दोनों में जो करंट की प्रोबेबिलिटी है जाने की वो है 20 एम्पियर। ठीक, अब रिमोट का जो रेसिस्टेंस है वो मान लो ज्यादा है और जो घड़ी का रेसिस्टेंस है वो मान लो कम है। तो अगर दोनों में से तुम्हें 20 एम्पियर करंट फ्लो करना है तो किसके लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए पड़ेगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब कि उसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप मतलब वो ज्यादा वोल्टेज को यूज करता है, ये होता है ड्रॉप का मतलब, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है भैया। अभी पढ़ेंगे भी और अभी लिखेंगे भी बेटा इसको। बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सांस ले लो। हाँ, ये लिखना है, बनाना है, मतलब ऐसे नहीं अपन बनाते बनाते सांस लेते, बनाते बनाते बातें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 35 तक हो जाएगा। ऐसे ही सेक्स रेशियो अपोजिट तरफ जा रहा है, लड़कियां ज्यादा हो रही हैं लड़के। भैया वेदांत मोहल्ला चले, हो गए, बन गए, बना लो फिर, बना लो, तुम भी बना लो। आज के लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है। बन गया? चलो, now we are moving towards something more interesting. मान लो एक सेल है, उस सेल से दूसरा सेल 10 वोल्ट का अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए, दिस इज अ 10 वोल्ट सेल, यू हैव connected and another cell of 10 volt in series. What is the equivalent EMF? Either 20 वोल्ट होगा या फिर 1/10 करके 5 वोल्ट आएगा, या फिर हो सकता है कुछ और कॉम्बिनेशन लग रहा हो, वी डोंट नो, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो नेट ईएमएफ है वो क्या होगा और उनका जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगा। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, वही पुरानी प्रोसेस। देखो, मान लो ए टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, बी पे VB और सी पे VC, राइट। फर्स्ट सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, राइट, करंट का डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में
I can write, देखो कैसे लिखा, मैं पूछ दूंगा. I can write the potential difference across the terminals of the first cell VA minus VB is equals to E1 minus I R1. अभी प्रूफ किया. V is equals to E minus IR, where V is the terminal potential difference across the terminals of the cell. So across the terminals of the cell, the potential difference is VA minus VB is equals to E1 minus IR. Equation number. Similarly, दूसरे सेल के अक्रॉस टर्मिनल से बी और सी, आई कैन राइट VB माइनस इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2. दोनों कर दिया जाए ऐड. अगर दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा VA माइनस VC. VB तो गया, इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. राइट, प्लस I R1 माइनस R2, सॉरी, माइनस I R1 प्लस R2. दोनों नेगेटिव में, माइनस साइन को कॉमन लो, I को कॉमन लो, R1 प्लस R2. आई गॉट दिस. ना वही पुरानी प्रोसेस. अगर दो टर्मिनल A और C के बीच में दोनों सेल को एक ऐसे सिंगल सेल से रिप्लेस किया जाए जिसका EMF है E इक्विवेलेंट और जिसका रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, तो हाँ, इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आई कैन राइट VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. बिकॉज करंट तो अभी भी कितना फ्लो होगा, I. मैंने कहा A और C टर्मिनल्स के बीच में जहां दो सेल्स लगे थे उसको मैंने एक ऐसे सेल से क्या किया, रिप्लेस किया जिसका EMF क्या है, E इक्विवेलेंट, और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट. तो मैं इस पूरे सिंगल सेल के लिए लिख सकता हूं VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. राइट. Comparing equation 3 and equation 4, I can write E equivalent is equals to E1 plus E2. R equivalent is equals to R1 plus, sorry, intermediate. R1 plus R2. मतलब जब सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो उनके EMF डायरेक्ट ऐड हो गया. दो 10 वोल्ट की सेल कनेक्ट करोगे तो टोटल कितना मिलेगा, 20. इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डायरेक्टली ऐड, R1 प्लस R2. अगर यही सेम चीज N सेल्स के लिए ली जाए, मान लो कितने सेल्स लगे हैं सीरीज में, N, 1 2 3 N. सबका रेसिस्टेंस E1, सॉरी, पोटेंशियल E2 डैश 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 EN, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 डैश 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 R1. इसी को आगे बढ़ा दो. नेट EMF वुड बी E1 प्लस E2 डैश 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 EN. नेट इंटरनल रेसिस्टेंस वुड बी R1 प्लस R2 डैश 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 RN. अभी तक तो सब ठीक चल रहा था. मान लो अगर हमारा मन किया और मैंने सेल को कर दिया उल्टा, क्या किया, अभी तक सारे सेल सेम पोलरिटी में लगे थे, मैंने एक सेल उठाया और उल्टी पोलरिटी में लगा दिया. नाउ व्हाट वुड बी द नेट EMF? कैंसिल तो तब होगा जब सेम हो. हमने सेम लिए क्या, बेसिक्स बोलो, बेसिक्स. कैंसिल क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो, सब अलग अलग पैटर्न है. सब नहीं, सबका EMF अलग अलग है. हाँ, तो फिर क्या होगा,
माइनस हो जाएगा। ये जो आपने E1 प्लस E2 लिखा है, जॉनसन सेल की पोलरिटी उल्टी है, उसका क्या लिख लो? माइनस। फिर बाकी सबके प्लस। ठीक। जरूरत क्या पड़ी? अरे जरूरत पड़ती है, अभी बता रहे क्या पड़ी जरूरत बाद में, लेकिन पहले बेसिक समझो। अगर कर दी तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, माइनस हो जाएगा उस वाले सेल का, लेकिन रेसिस्टेंस अभी भी क्या होगा? प्लस। ये नहीं कि इंटरनल रेसिस्टेंस भी माइनस हो जाए, नहीं, ई माइनस हो जाएगा, आर क्या होगा? ऐड। अगर आपने पोलरिटी चेंज की, राइट, तो जिस सेल की पोलरिटी चेंज की है उसका ईएमएफ क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर। अनदर क्वेश्चन, जिसने आंसर दिया पार्टी। मान लो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है एन, कितने हैं? एन। इनमें से हमने एन सेल कैसे लगा दिए? उल्टे। समझना, टोटल नंबर ऑफ सेल थे एन, उसमें से मैंने एन नंबर ऑफ सेल्स कैसे लगा दिए? उल्टे। सबका जो ईएमएफ है वो है ई। तो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? मतलब ये कह रहे हो कि n माइनस एम इंटू ई। गलत है। ऐसे यार की पूछ, अब पार्टी की चांस हो गई। फर्स्ट टाइम में सही बताना था, जिसने बता दिया वो तो गए। अच्छा ऐसा है, रुक जाओ तो फिर एक ने। हाँ हाँ, इसलिए ऑनलाइन वाले रुके थे अभी, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे n, जिसमें से मैंने n सेल्स कैसे लगा दिए? उल्टे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट? आर मार कहां से आ गए? अरे निकालना एन एम और ई की फॉर्म में। भैया en माइनस 2em। वेरी गुड, आ गया। तो वेट करोगे तो आएगा ना, इतनी जल्दबाजी में नहीं आता। सुना ही नहीं अच्छे से। मैंने कहा कि 10 सेल्स थे, 10 में से 4 सेल्स उल्टे लगा दिए। सबका पोटेंशियल कितना था? 100 वोल्ट। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा n माइनस 2m इंटू ई। बिकॉज उससे भी है माइनस n माइनस 2m इंटू ई, क्योंकि अगर मान लो 10 सेल है, कितने कितने वोल्ट के? 10 वोल्ट के मान लो, तो टोटल कितना हो गया? 100। 4 उल्टे लगा दिए तो कितना हो गया? 40। तो 100 में से 40 गया तो कितना बचा? 7। ठीक, तुम क्या कर रहे हो? 6 में से माइनस कर रहे हो, मतलब n को टोटल नंबर ऑफ सेल्स कंसीडर ना करके वो सेल्स कंसीडर कर रहे हो जो सीधे लगे। यू आर टेकिंग n एज 6। n इज नॉट 6, n इज 10। तो अगर n को 10 लोगे, तुम खुद बताओ 10 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? अगर मान लो आपने 4 सेल उल्टे लगा दिए तो 4, 10 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा और 6 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। आएगा कितना? 4। तो ये वाला केस है। आपको n जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। n वो सेल नहीं है जो बचे हैं, नहीं, n 10 थे, 10 में से 4 उल्टे लगाए, राइट? तो आपका कितना आएगा? 10 माइनस 2 इंटू 4, और साथ में क्या आएगा? ठीक, तो 4 2 8, 10 में से 8 गए 2, और 2 इंटू 10 20 ठीक। मैंने क्या किया था? 10 में से 4 सेल्स को उल्टा किया था, राइट? तो ऐसे करके निकाल लो, 10 में से 4 सेल को उल्टा किया तो बचे कितने? 6। 6 का होगा कितना? 60 वोल्ट। 4 उल्टे लगाए, 40 कर दो माइनस। दोनों केस में कितना आ रहा है? तो इफ यू टेक n एज टोटल नंबर ऑफ सेल्स,
देन यू विल टेक n माइनस 2n। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं। आप n को क्या मान रहे थे, जितने बच रहे थे। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं बैठ रहा। इफ यू टेक n एज अ टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो 10 सेल्स में से 4 उल्टे लगाए। आप अपनी गणित से अगर निकाल रहे हो तो 10 सेल में से 4 उल्टे लगाए तो बचे कितने, 6 का हो गया 60, 4 का हो गया 40, बचा कितना, 30। ठीक, अगर मैं अपनी गणित से निकालू 10 सीधे लगाए तो n माइनस 4 उल्टे कर दिए तो 2 इंटू n 8, तो 10 माइनस 8 2 इंटू ई 30। तो पूरी कहानी n की, n are the total number of cells out of which m are in opposite. So n minus 2n into e. Clear? लिखिए। वो फर्स्ट बैच में लिखवा दिया है, फिर ये चलो ठीक है। धन्यवाद था भैया हाँ बेटा। भैया यही समझ